Hello, dear students. Today we are discussing on the topic of fixation technique. So first fixation technique is our aging process. Yesterday I had talked about the various processes which we use for the fixation of the prints. So first print fixation process was the aging. Today I am discussing the aging process in detail. As it is visible on the screen, aging after the cloth is printed and dried, the dye stuff and chemicals are present in the dry thickener film deposited on the cloth. Okay? And the dye is not yet transferred to the cloth. मीन्स कि जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग करने के बाद हमारी जो डाई पेस्ट में होती है वो अभी फैब्रिक के अंदर नहीं गई होती, तो उसको फैब्रिक के अंदर पहुंचाने के लिए दिस इज़ ए क्रिटिकल स्टेप, दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रिंटिंग. और जब तक ये नहीं किया जाता तब तक हमारा जो डाई है वो फैब्रिक के अंदर नहीं जाता. So, aging consists of exposing the fabric printed cloth to more or less prolonged action of steam. जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हो, थोड़े से लंबे समय के लिए for a prolonged action of steam at atmospheric pressure means open steaming. तो हमें फैब्रिक को ओपन स्टीमिंग करनी पड़ती है. तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हो, दिस कैन बी डन इन वेरियस वेज. नंबर 1 ए, बाय हैंगिंग द गुड्स इन लार्ज एजिंग और हैंगिंग रूम्स. या तो हम कपड़ा जो प्रिंटेड है हमारा उसको हम बड़े रूम्स के हैंग कर दें, लटका दें. ठीक है. नंबर 2, बाय passing them through an aging chamber continuously where required condition of temperature and humidity are maintained. और तीसरा क्या है? short steaming in a continuous steam ager in the presence of moist or superheated steam. तो ये 3 तरीके से हम एजिंग का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं. तीनों में हमने क्या किया है, फैब्रिक को, जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसको क्या किया है, लटकाया है. ठीक है. और दूसरा, स्टीमिंग के दौरान हमने उसको रिक्वायर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ उसको मेंटेन किया है उसमें रूम में. तो ये करने के लिए हमें एजिंग रूम्स चाहिए होते हैं, एजिंग चैम्बर्स चाहिए होते हैं. तो वो करीब करीब 25 से 40 फीट की लेंथ के होते हैं. एंड प्रिंटेड क्लॉथ में बी हंग इन द लॉन्ग लूप्स फ्रॉम ए सीरीज ऑफ वुडन बार्स. तो उसमें हम जो लोहे के कुछ बार्स होते हैं जो जिसके ऊपर हम कपड़े को लटका सकते हैं. तो बाय यूजिंग वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर्स वहाँ का टेम्परेचर भी हम मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से हमने एजिंग का प्रोसेस होता है. ओपन स्टीमिंग रूम्स होते हैं जिसमें कि फैब्रिक को, प्रिंटेड फैब्रिक को हम लटका देते हैं. और उस चैम्बर में, उस रूम में क्या होता है, स्टीमिंग का एटमॉस्फेयर होता है और पूरा टेम्परेचर मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, जिससे कि डाई जो है उन कंडीशंस में आपका फैब्रिक के अंदर जा सके. तो इसमें सबसे पहला जो इक्विपमेंट हमारे पास है एजिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रैपिड एजर. रैपिड एजर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. क्या है रैपिड एजर? वेयर द प्रोडक्शन इज़ लार्ज एंड एजिंग हैज़ टू बी डन इन ए शॉर्ट टाइम. ज़्यादा प्रोडक्शन है और एजिंग जल्दी करनी है तो हमने इसके लिए एक मशीन बनाई. ठीक है. तो दैट वाज फ्रॉम द कंपनी मैथर एंड प्लैट. मैथर एंड प्लैट कंपनी का रैपिड एजर के नाम से वो मशीन बनाया. ये इसमें क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ एन आयरन चैम्बर
ये एक स्टील का बना हुआ चैम्बर है, इनसाइड विच टॉप एंड बॉटम गाइड रोलर्स आर प्रोवाइडेड, जिसमें कि टॉप और बॉटम में गाइड रोलर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ए वुडन हुड इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द चैम्बर अरेंज टू कैरी ऑफ द फ्यूम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एजिंग, क्योंकि एजिंग में स्टीम हम नीचे से डालते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ फ्यूम्स जो है बाहर जाएंगे, उसके लिए हमने ऊपर एक चिमनी लगा दी, हुड लगा दिया, जिससे कि वो फ्यूम्स जो है वहाँ से एजिंग के बाद बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें हम इसके बाद इसका डायग्राम मैं अभी शेयर करूँगा सेकंड वीडियो में, तो उसमें क्या है बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। द क्लॉथ टू बी एज्ड एंटर्स एंड लीव्स द एजर थ्रू द सेम अपर्चर, एक ही स्लिट में से जो फैब्रिक है वो एंटर भी होता है और दूसरी तरफ से उसको निकलता है, ठीक है। विच इज़ प्रोवाइडेड विद 2 स्टीम हीटेड पाइप्स फिक्स्ड पैरेलल टू द वेफ्ट यार्न्स, तो वो वेफ्ट यार्न्स के पैरेलल में 2 पाइप्स होते हैं, उसके थ्रू हम फैब्रिक को एंट्री भी करवाते हैं और वापस भी लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी उसमें शॉट होगा उसमें क्या होगा कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ अभी। ये दिस इज़ अवर रैपिड एजर, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये चैम्बर है आपका रैपिड एजर, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्टेनलेस स्टील का चैम्बर है, इसमें लेफ़्ट साइड से फैब्रिक जहाँ एरो का नज़र आ रहा है, ऊपर से फैब्रिक आ रहा है और लेफ़्ट साइड से एरो अंदर जा रहा है कपड़े का, ठीक है। ये गाइड रोलर्स हैं, गोल गोल जो दिख रहे हैं सारे, ऊपर और नीचे फैब्रिक एंटर हुआ और लास्ट से ऊपर लास्ट से हम इसका लूप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। लूप बनाया हमने पूरा, और नीचे से क्या है, नीचे जो आपको पाइप नज़र आ रही है वो साइफन मीन्स ये जो स्टीम पाइप है नीचे तक डाली हुई, नीचे से उसमें छेद हैं स्टीम पाइप में चैम्बर के अंदर, और स्टीम हम ऊपर से खोल देते हैं, तो स्टीम ऊपर से भी आती है और नीचे से भी स्टीम जाएगी, तो पूरा चैम्बर में आपका स्टीमिंग एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। तो इस दौरान में प्रिंटेड फैब्रिक हमने एंटर करवाया और ये लूप फॉर्मेशन जिसमें किया है, ठीक है। और इस तरीके से एक ही स्लिट से फैब्रिक एंटर हो रहा है और फिर वापस स्टीमिंग होकर के वापस उसी स्लिट में से बाहर जा रहा है दूसरी तरफ से, उसी के नीचे, और फिर बाहर कलेक्ट हो रहा है। तो स्टीम जो है वो लो प्रेशर पे इज सप्लाइड विद लो प्रेशर स्टीम थ्रू ए परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप, नीचे जो पाइप दिखा रखी है आपको, दैट इज ए परफोरेटेड पाइप प्लेस्ड अंडर, बीनीथ मैंने अंडर दी लोअर सीरीज ऑफ गाइड रोलर्स। Condensed water formed runs down the side of the chamber and collects on the floor। तो ये इस नीचे से जो आपको साइफन दिखा रखा है, साइफन लिखा हुआ है, यहाँ से कंडेंस्ड वाटर, क्योंकि स्टीम जब ठंडी होती है तो उसमें से आपका पानी बनेगा उसका, तो उसको हम निकालना पड़ता है हमें बार बार, ठीक है। तो कंडेंस्ड वाटर को हम साइफन से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्लॉथ इज एज्ड इन रैपिड एजर एट 65 to 95। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि क्लॉथ जो एजर मशीन है उसमें टेम्परेचर कितना होएगा, 100 से नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओपन टू स्टीम होगा, क्योंकि ये देखो हुड में से हवा बाहर जा रही है तो ये ओपन टू एयर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें प्रेशराइज्ड वेसल नहीं है, क्लोज्ड वेसल नहीं है, ओपन वेसल है ये, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने इसमें कितना लिया है, 65 से 95 डिग्री, ठीक है। तो प्रिंटेड फैब्रिक को जिन डाइज में हमें टेम्परेचर 100 से नीचे चाहिए, उन डाइज में हमने रैपिड एजर यूज़ करना है, जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रिंट करना है और फिर उसको स्टीम करना है। तो प्रिंट किया फैब्रिक हमने, फिर उसको ड्राई किया और उसके बाद उसको रैपिड एजर में से पास करेंगे। 65 से 95 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ डाई, किस तरह की डाई हमने यूज़ की है, डायरेक्ट डाई यूज़ की है, रिएक्टिव डाई यूज़ की है, ठीक है। तो क्लास ऑफ डाई पे डिपेंड करता है, तो उसी हिसाब से हम उसमें टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। एंड स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग एम्प्लॉयड मीन्स डायरेक्ट स्टाइल लिया है, डिस्चार्ज लिया है या रेजिस्ट स्टाइल लिया है, जो आपने स्टाइल्स पहले पढ़े हैं ना,
ठीक है। द क्लॉथ में बी रन एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 60 yards per minute एंड एजिंग में बी डन फॉर अबाउट 3 minutes। ठीक है, 3 मिनट तक हम एजिंग का टाइम रखते हैं जिसमें कि हम चैम्बर के अंदर कपड़े को रखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, एजिंग का प्रोसेस जो है, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जब शुरू में हमने ये मशीन को बनाया, क्योंकि उस समय नया मशीन था, तो उस समय कोई प्रोसेस नहीं था स्टीमिंग करने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए थी, तो हमने एजर मशीन को यूज़ करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे एज द टाइम पास्ट वी केम टू नो अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस आल्सो। तो इस प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं, वो बता रहे हैं। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एजिंग। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन एज द स्टीम कंजम्पशन इज़ हाई। तो इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, स्टीम कंजम्पशन ज़्यादा है, स्टीम ज़्यादा खपत होती है। दूसरा, सो आर द कैपिटल आउटलेट, मतलब कैपिटल आउटले मतलब पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, मतलब आपको चैम्बर बनाना है तो एरिया आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए, क्योंकि 25 से 40 फीट का अगर एक चैम्बर बनेगा तो उसमें जगह हमें बहुत चाहिए। ठीक है, तो स्पेस चाहिए और मशीन इक्विपमेंट के लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा होगी। और फिर अनदर फैक्टर इज़ द टाइम नीडेड टू स्टार्ट अप टू एस्टेब्लिश सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस। तो इसमें टाइम कंजम्पशन भी आपकी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ द लार्ज वॉल्यूम, लॉन्ग हीटिंग अप टाइम्स आर नीडेड, क्योंकि चैम्बर को पहले आपको हीट अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें फैब्रिक को सेटअप कर पाओगे। ठीक है, एंड टाइम इज़ नीडेड टू फिल द एम्प्टी एजर, क्योंकि एक बार हमने एजिंग कर लिया, उसके बाद कपड़े को वापस भी करना है, तो इसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। सिंस देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ क्लॉथ इन द एजर, स्पॉइल्ड यार्डेज कैन रन हाई इन केस ऑफ एक्सीडेंट पावर शट ऑफ। तो मतलब कहते हैं कि क्योंकि चैम्बर बहुत बड़ा है, 25 से 40 फीट का है और बहुत सारा मटेरियल उसके अंदर है, लूप की साइज़ भी आपकी कम से कम 5 मीटर की होती है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ लूप्स हो गए इंटू 5, उतना मीटर्स जो है आपका मटेरियल में स्टीमिंग के कारण, क्योंकि ज़्यादा होता है तो मार्किंग निशान आ जाते हैं, स्टीम के ड्रॉप्स के निशान आ सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रैपिड एजर मशीन विच वाज यूज्ड फॉर द स्टीमिंग ऑफ द प्रिंटेड फैब्रिक्स। ठीक है, तो एजिंग एंड स्टीमिंग मींस फिक्सेशन ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस एजिंग आज हमने डिस्कस किया। वो कैसे कर सकते हैं, हैंगिंग करने के लिए करने पर हमें प्रिंटेड फैब्रिक को हैंगिंग करते हैं स्टीमिंग चैम्बर में। तो सबसे पहला मशीन इसमें जो डिस्कस किया हमने आज, दैट इज़ द रैपिड एजर। ओके, सो टुडे वी क्लोज दिस लेक्चर ऑन दिस डिस्कशन ऑफ द रैपिड एजर। ओके, थैंक यू।